Hello students, please be attentive to listen and learn a very important chapter of grammar. This video is for the student of 11th class. I am sending you my blessing and affection to you all. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास पढ़ेंगे। क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर का भाग है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और यह सिर्फ 11th के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 12th के विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन लोगों को इसको जानना चाहिए। आप जानते हैं कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, और 5 प्रकार के होते हैं मीनिंग के दृष्टिकोण से। मीनिंग की दृष्टिकोण से एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का आपने अध्ययन किया, अब हम लोग को अध्ययन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ट्रांसलेशन को और कंपाउंड सेंटेंस के ट्रांसलेशन को। तो विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना शुरू करें, इससे पहले कि हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना शुरू करें, उससे पहले हम लोगों को क्लाज पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्लाज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है ग्रामर का जो हमें सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। आइए देखते हैं, इस बोर्ड पे मैंने लिखा है कुछ। क्लाज, टॉपिक आपका क्लाज है, और मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीन्स क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात क्लाज जो है वह शब्दों का एक समूह होता है, विच इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो एक वाक्य का भाग होता है। यानी क्लाज क्या है? शब्दों का वह समूह है जो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का एक भाग है। एंड कंटेन्स और रखता है ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट रखता है, कर्ता रखता है, एंड ए वर्ब और एक क्रिया। मतलब क्लाज क्या है? शब्दों का वह समूह है जो किसी सेंटेंस का भाग होता है, जिसमें एक कर्ता होता है, जिसमें एक वर्ब होता है, क्रिया होता है। यह आपका क्लाज का डेफिनेशन है। मैंने चार्ट बनाया है बहुत ही बढ़िया। अगर जो आप उसको गौर पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लाज मीन्स यू कैन से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लाज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लाज, अर्थात क्लाज 3 प्रकार के होते हैं। मैंने लिखा है, देखिए, पीसी अर्थात प्रिंसिपल क्लाज, अथवा मेन क्लाज, अथवा इंडिपेंडेंट क्लाज। अर्थात पहला जो काइंड होता है क्लाज का, उपवाक्य का। क्लाज को हम उपवाक्य भी कहते हैं। उपवाक्य मतलब किसी सेंटेंस का एक पार्ट। उपवाक्य मतलब वाक्य का एक पार्ट। तो हम पहला प्रकार जो जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह है प्रिंसिपल क्लाज, जिसको हम मेन क्लाज भी कहते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लाज क्या है, मेन क्लाज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, प्रिंसिपल क्लाज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लाज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। अर्थात प्रिंसिपल क्लाज, मेन क्लाज, मुख्य उपवाक्य वह आत्मनिर्भर होता है, जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास पर या कोऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड नहीं करता है। वह किसी दूसरे क्लास पर निर्भर हुए बिना ही अपने अर्थ को व्यक्त कर देता है। इसको मैं और भी क्लियरिफाई करूंगा आगे। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लाज, जिसको हम मेन क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है वह है सबऑर्डिनेट क्लाज। सब ऑर्डिनेट मतलब अधीन या डिपेंडेंट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज या डिपेंडेंट क्लाज यानी अधीन उपवाक्य, अर्थात वह क्लाज जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए मेन क्लाज पर, इंडिपेंडेंट क्लाज पर, प्रिंसिपल क्लाज पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है,
वह उसके बिना अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। इसके बाद से आपका आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो मेन क्लॉज से जुड़कर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही बढ़िया एक चार्ट है समझने के लिए। वेन एवर सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस means complex sentence is a combination of principal clause and subordinate clause. Principal clause plus subordinate clause is equal to complex sentence. अर्थात इसमें एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक क्रिया और एक कोई कंजंक्शन रहता है, जिसको हम कहते हैं, यही देंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, CONJUNCTION मीन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, और यही सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज CC is equal to compound sentence. Compound sentence. I think you are feeling that you are studying mathematics. You can say this is just like mathematics. Means principal clause plus coordinate clause is equal to compound sentence, and compound sentence has coordinating conjunction. Coordinating कंजंक्शन। समझ रहे हैं? अर्थात जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो उससे बनता है कंपाउंड सेंटेंस। इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत बढ़िया है। आपको भले इसका इंपॉर्टेंस इस समय अजीब लगे, लेकिन भविष्य में जब आप इसको और आगे पढ़ेंगे और आगे आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। मतलब क्लॉज 3 प्रकार के, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो वह बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से। कंजंक्शन माने संयोजक, कंजंक्शन माने संयोजक, संयोजक माने जो दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक को कंजंक्शन कहते हैं। इसके निश्चित हैं कि कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये निश्चित है। ये उसी तरह से कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से। तो इसको हम अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इसको हम पढ़ेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसकी परिभाषा के रूप में मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया वह क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर निर्भर हुए बिना अपने अर्थ को व्यक्त कर देता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, आत्मनिर्भर होता है। और वह क्लॉज जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से क्लॉज बनाते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और जब ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ते हैं तो वह बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ये आपका रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, एक बार आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपका सिंथेसिस तैयार। इसके बिना यदि आप सिंथेसिस पढ़ते हैं, दो चीजें प्रिय विद्यार्थियों, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर सिंथेसिस वेरी वेल।
It means to say, if you want to understand the chapter synthesis very well, it is very important that you must know three chapters. First, non-finite. Second, complex sentence. And third, compound sentence. The translation. मैंने non-finite का translation, complex sentence का translation और compound sentence का translation आप जान लीजिए, तो आपको synthesis या transformation या नरेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल सिंथेसिस में तो नहीं ही होगा। इसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू मस्ट नो इट। There are three kinds of subordinate clause. First is known as noun clause. Second is known as adjective clause. And third is known as adverb क्लास। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसका यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। यदि आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप हेडिंग देंगे, नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप सुन लेंगे। नाउन क्लास क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए, वह क्लास जो वाक्य में नाउन के जैसा कार्य करता है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब नाउन के स्थान पर आता है, यानी कि नाउन नहीं आएगा, नाउन के स्थान पर ही वह क्लॉज आ जाएगा, तो वह होगा नाउन क्लॉज, और वह क्लॉज नाउन के जैसा कार्य करेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जब नाउन क्लॉज आ जाएगा तो उसके पहले कोई नाउन नहीं आएगा, कोई नाम नहीं आएगा, वह नाम के स्थान पर ही, नाउन के स्थान पर ही, यानी कि नाम या नाउन के स्थान पर आने वाले क्लॉज को ही हम नाउन क्लॉज कहते हैं, और नाउन क्लॉज के पहले कोई नाउन नहीं आता है। ये इसका परिभाषा है। और दूसरी बात, जब हम कंजंक्शन का प्रयोग पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया, दैट हो गया, इफ हो गया, जब इसका अर्थ को से शुरू हो, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द दैट और इफ का अर्थ को से शुरू हो तो वह होता है नाउन क्लॉज, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नाउन क्लॉज। मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? नाउन क्लॉज। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हु, जैसे आपने लिखा हुज, आपने लिखा हुम, फिर आपने लिखा व्हाट, फिर आपने लिखा व्हेन, फिर आपने क्या लिखा? दैट, फिर आपने क्या लिखा? इफ, फिर आपने क्या लिखा? वेयर, फिर आपने क्या लिखा? व्हाई। ये सब आप जनरली यही जानते होंगे कि इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी किया जाता है, और यह नाउन क्लॉज में भी आता है और एडजेक्टिव क्लॉज में भी आता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जब आएगा तो इसका अर्थ जो से प्रारंभ होगा, जो हो जाएगा, और जब नाउन क्लॉज में हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। यानी कि हु मीन्स जो भी होगा और कौन भी होगा। हुज मीन्स जिसे भी होगा और किसे भी होगा। हु मीन्स किसे, सॉरी ये किसे नहीं, किसका, किसे। व्हाट मीन्स क्या या जो, नाउन क्लॉज के लिए। व्हेन मीन्स कब, लेकिन यही जब हो जाएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। दैट मीन्स की, यही दैट का मतलब जो भी होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप लगातार पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। यही दैट का मतलब जो भी होगा, और की भी होगा तो की होगा तो वह नाउन क्लॉज होगा, और जो होगा तो वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। यही इफ का मतलब यदि होगा, अगर होगा, लेकिन यदि यही इफ का मतलब क्यों हो, की भी होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थी।
आप जब नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो जो 20 में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप इफ के रूप में लिखते हैं, यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन के रूप में। उस इफ का मतलब क्योंकि होता है, वेयर का मतलब कहां या जहां, जब जहां होगा तो एडजेक्टिव क्लास, और जब कहां होगा तो नाउन क्लास। और वाई का मतलब क्यों, किसके कारण, किस लिए, या नाउन क्लास। और जिसके कारण, जिस वजह से, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास। तो इसको आप नोट बना लीजिए ध्यानपूर्वक, और अगले दिन इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मैं नाउन क्लास से संबंधित ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। इसको आप वीडियो को बार बार देखिए। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ क्लास का अंतर है कि आप क्लास में ही बैठे हैं। मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, नोट बनाइए, नोट देखा जाएगा जब आपका क्लास 19 के बाद 19 से शुरू होता है। और समझिए, नहीं समझ में आएगा क्लास शुरू होगा फिर से मैं आपको इसको रिपीट कर दूंगा एक बार। थैंक यू वेरी मच।